नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज की सबसे बड़ी खबर, इजराइल की तेज हुई घेराबंदी। इजराइल चारों तरफ से घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ अमेरिका और यूरोप की तरफ से इजराइल पर युद्ध विराम का दबाव बनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल के विरोधी देश एकजुट हो रहे हैं। इसी बड़ी खबर पर आज हम करेंगे बात, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखते हैं हेडलाइन। पाकिस्तान में इमरान खान ने बढ़ाई सरकार की मुसीबत, पीटीआई के विरोध से हुआ बड़ा आर्थिक नुकसान। नॉर्थ कोरिया ने बढ़ाई दुनिया की चिंता, दक्षिण कोरिया से लगी सीमा को करेगा बंद। मालदीव के बदले तेवर, चीन को छोड़ भारत से बढ़ाया दोस्ती का हाथ। और चलते चलते बात अमेरिका में आए तूफान। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नींद उड़ाने वाली एक तस्वीर सामने आई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रियाद में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। अब तक ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे का विरोधी माना जाता था। सऊदी अरब जहां अमेरिका के करीब है, तो ईरान अमेरिका का विरोधी। लेकिन फिलिस्तीन के मामले को लेकर दोनों ही देश एक साथ दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने गजा के मसले पर इजराइल को दो टूक कह दिया था कि आजाद फिलिस्तीन के बिना वो इजराइल को मान्यता नहीं देंगे। और सऊदी अरब का ये रुख ईरान की उम्मीदें बढ़ा रहा है। ऐसे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची रियाद पहुंच गए। उनकी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। दरअसल जिस तरह से इस समय मिडिल ईस्ट में लड़ाई चल रही है और संकेत मिल रहे हैं कि जल्दी ही ईरान और इजराइल के बीच भी बड़ी जंग शुरू हो सकती है, तो ऐसे में इस क्षेत्र में मौजूद तमाम मुस्लिम देशों की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। हालांकि सऊदी अरब, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देश अब तक इस तनाव में तटस्थ नजर आए, लेकिन अब अगर ये संघर्ष और बढ़ता है तो यकीनन इन देशों को किसी एक के पक्ष में जाना ही होगा। लिहाजा ईरान ने पहले ही इजराइल के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा कि विदेश मंत्री के दौरे का मकसद क्षेत्र में यहूदी प्रशासन की आक्रामकता को रोकना, साथ ही गजा और लिबनान में हमारी भाइयों और बहनों की परेशानी को खत्म करना है। ईरान की तरफ से अब इजराइल की घेराबंदी की पूरी तैयारी कर ली गई है। दरअसल ये माना जा रहा है कि अगर इजराइल नहीं रुकता है तो फिर मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग होनी तय है। और इजराइल के तेवरों से साफ है कि ये जंग होकर ही रहेगी, क्योंकि इजराइल के गजा और लेबनान में हमले लगातार चल रहे हैं। इजरायली हमलों से लेबनान में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें अधिकांश महिलाएं और बेकसूर लोग शामिल थे। इजराइल टाइम्स ने बताया कि इजराइल ने पिछले 10 दिनों में लेबनान पर 1100 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, तो हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजराइल पर कई रॉकेट दागे गए। इजराइल के किरियत शमोना इलाके पर हुए रॉकेट हमले में 2 इजरायली नागरिकों की जान चली गई। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इस इलाके में लगभग 20 रॉकेट दागे थे। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से फोन पर बातचीत भी की। ये बातचीत करीब 50 मिनट तक चली। दरअसल अमेरिका की तरफ से ईरान और इजराइल के बीच में टकराव टालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक गजा को लेकर अमेरिका की तरफ से इजराइल पर दबाव नहीं बनाया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता इजराइल और ईरान के बीच संभावित बड़े संघर्ष को लेकर जताई जा रही है। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने भी साफ कर दिया है कि इजराइल ईरान के हमले को भूला नहीं है और इसका जवाब जरूर देगा। दरअसल 1 अक्टूबर को देर रात ईरान ने इजराइल पर 180 मिसाइलें दागी थी, जिसमें इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ था। हमले के बाद ईरान ने कहा था कि ये नसरअल्लाह की शहादत का पहला बदला है। ये तो अभी शुरुआत है। अब बात पाकिस्तान की। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान सरकार के लिए बड़ी चिंता बन गए हैं। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पीटीआई के कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के चलते देश को जबरदस्त आर्थिक नुकसान हुआ। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार की तरफ से संवैधानिक संशोधन पेश किए जाने के बाद पीटीआई ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता की मांग को लेकर विरोध रैली का आह्वान किया। उन्होंने डी चौक को प्रदर्शन स्थल के रूप में चुना। डी चौक वही स्थान है जहां खान और उनकी पार्टी के समर्थकों ने 2014 में संघीय राजधानी में 126 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। पार्टी इमरान खान की रिहाई की भी मांग कर रही है। पीटीआई के इस प्रदर्शन को लेकर पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन के कारण 190 अरब रुपए के भारी आर्थिक नुकसान की संभावना है। पाकिस्तान अगले सप्ताह शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक की मेजबानी की तैयारी में है। इसे लेकर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने साफ कर दिया है
कि इमरान की पार्टी को 2014 जैसा धरना दोहराने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जिसके कारण चीनी राष्ट्रपति की यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। अब बात कोरिया की, तो नॉर्थ कोरिया ने ऐलान कर दिया है कि वो साउथ कोरिया से लगे अपने बॉर्डर को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है। नॉर्थ कोरिया के प्रमुख किम जोंग ने साफ कर दिया है कि वो साउथ कोरिया जाने वाली सभी सड़कों और रेलवे लाइन को बंद कर रहे हैं। इसके अलावा सीमा से सटे इलाकों में किलेबंदी भी की जाएगी। नॉर्थ कोरिया के मीडिया हाउस KCNA के मुताबिक कोरियन पीपुल्स आर्मी ने कहा है कि यह फैसला साउथ कोरिया और अमेरिका के युद्ध अभ्यासों को देखकर लिया गया। दरअसल पिछले 1 साल में अमेरिका ने कोरियन पेनिनसुला में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर, सैन्य जहाज, लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स और पनडुब्बियां भेजी है, जिससे नॉर्थ कोरिया नाराज है। इससे पहले साउथ कोरियाई मिलिट्री ने बताया था कि किम जोंग की सेना जनवरी से ही सीमा पर लैंडमाइंस बिछा रही है। इसके अलावा एंटी टैंक ट्रैप्स भी लगाए गए और ज्यादातर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाया जा चुका है। जून में बॉर्डर पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का काम कर रहे कई सैनिकों की लैंडमाइन विस्फोट में जान भी जा चुकी है। नॉर्थ कोरिया के इस फैसले के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि नॉर्थ और साउथ कोरिया ने इससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1950 से 1953 तक जंग लड़ी थी। अब बात मालदीव की। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू इस वक्त हिंदुस्तान में हैं। हिंदुस्तान की यात्रा के दौरान उनके तेवर बदले बदले नजर आए। अब वो भारत के खिलाफ नहीं बोल रहे, बल्कि उनके तेवर चीन को चिंता में डालने वाले दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुइज्जू ने मालदीव में चीनी कंपनी से लामू गाधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट पर किया गया करार खत्म कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसे अब उन्होंने हिंदुस्तान को सौंप दिया है। आपको बता दें कि लामू गाधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट का काम कंप्लीट करने का पहले कॉन्ट्रैक्ट चीन की कंपनी को मिला था, लेकिन चीनी कंपनी काम से जो इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, उसका रवैया बेहद सुस्त था, काम आगे ही नहीं बढ़ पा रहा था। मुइज्जू इसी बात से नाराज थे और उन्होंने हिंदुस्तान के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम करने का प्लान बनाया। बता दें कि मुइज्जू को चीन समर्थक माना जाता है। उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन के दौरान भी हिंदुस्तान विरोधी एजेंडे को बढ़ावा दिया था। उन्होंने इंडिया आउट कैंपेन की शुरुआत की थी। हालांकि अब उनके तेवर बदल गए हैं, क्योंकि मालदीव इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मालदीव को हिंदुस्तान की मदद की जरूरत है और शायद इसीलिए मुइज्जू के तेवर बदले बदले दिखाई दे रहे हैं। अब चलते चलते बात अमेरिका में आई बड़ी आफत की। अमेरिका के फ्लोरिडा से चक्रवाती तूफान मिल्टन टकरा गया है। फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग में 24 घंटे में 16 इंच बारिश हो चुकी है। अमेरिकी मौसम विभाग के मुताबिक ये एक दिन में अब तक का सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। जितनी बरसात 3 महीने में होती है, उतनी 3 घंटों में हो गई। मिल्टन फ्लोरिडा से टकराने वाला साल का तीसरा तूफान है। मिल्टन समुद्री तट से टकराने से पहले कैटेगरी 5 का तूफान था। टकराते वक्त ये कैटेगरी 3 का हो गया और अब इसे कैटेगरी 2 का तूफान घोषित कर दिया गया है। इसके बावजूद ये बहुत खतरनाक है। मिल्टन के चलते फ्लोरिडा के कई शहरों में 193 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। तूफान के चलते फ्लोरिडा में लगभग 10 लाख लोगों के घरों में बिजली नहीं है। 20 लाख लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। इस तूफान के चलते फ्लोरिडा के कई शहरों में इमरजेंसी लगाई गई है। मिल्टन तूफान फ्लोरिडा में 15 दिन में आने वाला दूसरा बड़ा तूफान है। इससे पहले फ्लोरिडा में हेलेन तूफान की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। हेलेन तूफान से अमेरिका के 12 से ज्यादा राज्य प्रभावित हुए थे, जबकि सबसे ज्यादा असर फ्लोरिडा पर पड़ा था। फिलहाल तूफान जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी तीव्रता कम हो रही है। इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक एक और तूफान लेस्ली अटलांटिक महासागर में बन रहा है, जिसे एक और खतरे की घंटी बताया जा रहा है। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें और आप बने रहिए डीवी लाइव के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।